दोस्तों नमस्कार। मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों बात करें अगर सुपरसोनिक जेट्स की, तो सुपरसोनिक जेट वो होता है जो साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से चलता है, उसको सुपरसोनिक जेट बोलते हैं। आपको पता ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि साउंड की स्पीड होती है लगभग 1225 किलोमीटर पर आवर। अब वो डिपेंड करता है किस जगह पे उसको हम मेजर कर रहे हैं, क्योंकि सी लेवल पे और जो हवा का टेम्परेचर है उस पर भी साउंड की स्पीड वेरी करती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। तो जो जहाज, जो एयरक्राफ्ट साउंड की गति से ज़्यादा तेज चलेगा उसको हम सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कहते हैं। तो दुनिया भर के साइंटिस्ट में, दुनिया भर के एरोनॉटिकल इंजीनियर्स में ये होड़ मची हुई है, कौन कितना तेज उड़ने वाला हवाई जहाज या एयरक्राफ्ट फाइटर बना ले। इसी क्रम में जो पहला सुपरसोनिक फाइटर या प्लेन बना था उसको उड़ाने वाले थे यूएस एयरफोर्स के मेजर चार्ल्स येगर, और उन्होंने इस सुपरसोनिक जेट को उड़ाया था 14 अक्टूबर सन 1947 को। उसके बाद काफी सारे एरोप्लेन्स बने जो कि सुपरसोनिक थे और मिलिट्री पर्पस के लिए उनको यूज किया गया। दोस्तों आपको पता ही होगा कि उस समय यूएस और यूएसएसआर में कंपटीशन चला करता था, चाहे वो स्पेस प्रोग्राम्स हो या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की फील्ड्स हो। तो इसी क्रम में यूएसएसआर, जो तत्कालीन यूएसएसआर था, जो आज की डेट में 15 कंट्रीज में अलग अलग बिखर गए हैं 15 कंट्रीज, उस समय वो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक हुआ करता था, इसको यूएसएसआर कहते थे शॉर्ट फॉर्म में। उसने सबसे पहला अपना एक सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट प्लेन बनाया था जिसका नाम था टुपोलेव TU-144, और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो 1969 जून में मॉस्को से अलमाटी तक हुई थी। और अभी तक इस समय तक कोई भी पैसेंजर प्लेन नहीं बना था जो कि सुपरसोनिक हो। अभी तक जो पैसेंजर्स थे वो बोइंग और एयरबस में ही ट्रैवल कर रहे थे, और जिनकी मिली जुली संख्या दुनिया के नंबर ऑफ प्लेन्स में 85% से ज़्यादा थी। मतलब बोइंग और एयरबस के प्लेन्स को अगर मिला दें तो दुनिया में जो जहाज़ आकाश में उड़ रहे हैं, यात्रियों को कैरी कर रहे हैं, उनकी संख्या 85% से ज़्यादा थी। तो दोस्तों कंपटीशन अब ये था कि हवाई जहाज की गति को बढ़ाया जाए और ट्रैवल टाइम को कम किया जाए। इसी को लेकर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक समझौता हुआ कि हम लोग मिलकर इस प्लेन के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे और इस प्लेन में पूरा रिसर्च करके एक बढ़िया सुपरसोनिक प्लेन बनाया जाएगा जिसमें कि यात्री लोग यात्रा कर सकें, और उसी को कहते हैं सुपरसोनिक पैसेंजर कैरिंग कमर्शियल एयरप्लेन। जब इन दोनों देशों ने अपना रिसर्च का प्रोग्राम शुरू कर लिया तो उसमें जाहिर सी बात है कि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। तो ग्रेट ब्रिटेन की जो कंपनी थी उसका नाम था BAC, ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, और फ्रांस की तरफ से जो कंपनी थी उसका नाम था सुड एविएशन। अब सुड एविएशन बाद में एरोस्पेशियल हो गई। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर कॉन्कॉर्ड की पूरी रिसर्च की। इस सुपरसोनिक प्लेन को नाम दिया गया कॉन्कॉर्ड। दोस्तों कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है हार्मोनी, एग्रीमेंट और यूनियन। चूंकि दो देशों ने इसको मिलकर बनाया था तो इस वजह से इसका नाम हार्मोनी, यूनियन और एग्रीमेंट के बेसिस पर कॉन्कॉर्ड इसका नाम रखा गया। कॉन्कॉर्ड का जो मेन पर्पस था वो ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट के लिए उसको डिजाइन किया गया था। ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट मतलब यूके और फ्रांस को अगर हम देखें तो इनकी पोजीशन ऐसी है कि ये अटलांटिक ओशन के राइट हैंड साइड पे है और अटलांटिक ओशन के लेफ्ट हैंड साइड पे अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट पड़ता है, यूएसए का ईस्टर्न कोस्ट। और ईस्टर्न कोस्ट पे जो उसके शहर हैं उसमें सबसे प्रोमिनेंट है न्यूयॉर्क। तो लंदन या पेरिस से न्यूयॉर्क जाने के लिए इसको डिजाइन किया गया था, और उस जमाने में जो नॉर्मल प्लेन्स थे वो इस दूरी को तय करने के लिए करीब 8 घंटे लिया करते थे। कॉन्कॉर्ड के डिजाइन और रिसर्च के फलस्वरूप ये दूरी मात्र 3.5-4 घंटे रह गई। कॉन्कॉर्ड की फर्स्ट ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट वो 26 सितंबर 1973 को हुई थी, और वो एक ट्रायल फ्लाइट थी, और बाद में रेगुलर सर्विस में इसको लाया गया 1976 में, 1976 में। दोस्तों कॉन्कॉर्ड चूंकि हवा से बातें करने वाला एक जहाज था तो ये तय बात है कि ये चलेगा तो तीर की तरह चलेगा और हवा से बातें करते हुए चलेगा, हवा को चीरते हुए चलेगा। और इसकी जो कैपेसिटी होती थी वो 92 सीट से 128 सीट तक होती थी। कॉन्कॉर्ड एक डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट था। अब डेल्टा इसको क्यों कहते हैं कि हम लोग जो ग्रीक लेटर्स यूज करते हैं, डेल्टा, अल्फा, गामा, उसमें जो डेल्टा का साइन है वो एक ट्रायंगुलर साइन होता है। तो इसके जो विंग्स होते थे वो वही ट्रायंगुलर साइन के थे, तो इसलिए इसको डेल्टा विंग बोलते हैं। बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं जो डेल्टा विंग होते हैं, जैसे अपने यहाँ इंडिया में जो
तेजस मार्क 1 और मार्क 2 है, ये सब डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन इस सुपर सेफ और सुपरसोनिक जेट का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। एक छोटी सी गलती के कारण कितनी जिंदगियां फना हो गईं, बात करेंगे वीडियो में आगे। इस डेल्टा विंग कॉन्कॉर्ड को जो इंजन पावर करेगा, जो इसको शक्ति देगा, वो इंजन बनाया है रॉल्स रॉयस ने। और इस एक विमान में रॉल्स रॉयस स्पेक्मा ओलंपस 593 टर्बोजेट के 4 इंजन लगेंगे, तब जाके ये जहाज अपनी पूरी शक्ति से अपनी ये सुपरसोनिक स्पीड पे उड़ पाएगा। दोस्तों, कॉन्कॉर्ड जो है वो ह्यूमन इंजीनियरिंग का एक शानदार, बेमिसाल और बेहद खूबसूरत मिसाल है। और ये इतना खूबसूरत डिजाइन किया गया है कि इसको देखेंगे तो इसके ऊपर से नजर हटाना बहुत मुश्किल होगा। इसकी अगर नोज को देखें तो उसको ड्रूप नोज बोलते हैं। जैसे डेल्टा विंग हो गया, उसके साथ इसको ड्रूप नोज भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो नोज होती है उसमें पायलट्स बैठते हैं और इसकी नोज जो है ऊपर नीचे हो जाती है। जिस वक्त ये टेक ऑफ कर रहा होता है उस वक्त इसकी नोज नीचे होती है, जिससे कि पायलट्स को बढ़िया विजिबिलिटी मिले, सामने वो देख पाए और प्लेन को सुरक्षित हवा में उड़ा पाए। और जिस वक्त ये हवा में होता है उस वक्त इसकी नोज सीधी होकर प्लेन के अलाइनमेंट में आ जाती है, तब इसको नीचे रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से इसकी नोज को हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए इसको ड्रूप नोज बोलते हैं। और ये जहाज वो है जो फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी का पहला जहाज है। फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी वो होती है जिसमें वायर्स के थ्रू प्लेन के बाकी पैरामीटर्स का कंट्रोल कॉकपिट तक पहुंचाया जाता है। अब दोस्तों, ये प्लेन जो डिजाइन हुआ, कॉन्कॉर्ड जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था, वो इतना वैभवशाली और इतना ग्लैमरस था कि इस पे बैठने के लिए लोगों की होड़ मची हुई थी, लेकिन इसका टिकट बहुत महंगा था। ऐसा नहीं था कि कोई भी आम आदमी इसमें सफर कर पाए। तो उस समय के जो रिच एंड फेमस थे वो तो इसमें सफर किया ही करते थे। बाकी देशों में भी जो लोग थे वो इस तरह से अपना प्रोग्राम बनाते थे कि हमें कॉन्कॉर्ड में बैठना है, तो वो लंदन या पेरिस जाकर इसकी यात्रा न्यूयॉर्क के लिए, या न्यूयॉर्क जाकर इसकी यात्रा लंदन और पेरिस के लिए किया करते थे। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज और एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जो इस विमान में सफर कर चुके हैं, करते रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो इस पर रेगुलर सफर करते थे, मगर वो समाज के बहुत बड़े लोग थे, बहुत धनी, बहुत पैसे वाले लोग थे। कॉन्कॉर्ड की जो इनिशियल डिजाइन और रिसर्च कॉस्ट थी उसको एस्टिमेट किया गया था $130 मिलियन में, लेकिन ये इसका बजट इससे कहीं ज्यादा शूट कर गया और इसकी फाइनल कॉस्ट जो पहुंची वो पहुंची $2.8 बिलियन, जिसको आधा आधा ब्रिटिश सरकार और फ्रांस ने शेयर किया। मतलब 1.4 बिलियन ब्रिटिश सरकार और 1.4 बिलियन फ्रांस सरकार ने शेयर किया। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इसमें उड़ना एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। इसकी हवाई यात्रा की टिकट बहुत महंगी थी। हम उस जमाने की बात करें जब 76 से इसकी फ्लाइट शुरू हुई थी, तो 76 से 77, 78, 80, 90 इस तरह के अगर हम टाइम की बात करें तो उसका आज का अगर इन्फ्लेशन जोड़ लें तो आज की टिकट इसमें हमको करीब करीब 10-12 लाख रुपए की पड़ेगी, वो भी बोथ साइड्स। और हाँ, ये तो तय है कि ये टाइम बहुत कम लेता है, तो अब जिनको टाइम बचाना है वही इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है कॉन्कॉर्ड सुपरसोनिक जेट में उड़ना। इसमें उड़ने वाले लोगों में जो प्रमुख नाम है उसमें पॉल मैकार्टनी है, उसमें क्वीन एलिजाबेथ हैं, माइकल जैक्सन हैं, माइक टाइसन हैं, फिल कॉलिंस हैं, डचेस ऑफ यॉर्क सारा फर्ग्यूसन हैं, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन मेजर इसमें उड़ चुके हैं, प्रिंसेस डायना स्पेंसर इसमें उड़ चुकी हैं, और बहुत सारे लोग जो समाज के बड़े तबके और बहुत इंपॉर्टेंट पद पर रहे हैं या पैसे वाले हैं, वो सब इसमें उड़ चुके हैं या उड़ने की कामना रखते थे। दोस्तों, 1976 में पहली उड़ान के बाद कॉन्कॉर्ड सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का सफर बहुत अच्छी तरीके से चलता रहा, जब तक कि 25 जुलाई 2000 का वक्त नहीं आ गया। 25 जुलाई 2000 को एयर फ्रांस की फ्लाइट नंबर 4590, उसकी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि क्या हुआ था उस फ्लाइट के साथ और फिर क्यों कॉन्कॉर्ड की फ्लाइट्स को रोक देना पड़ा और भविष्य में इसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, 25 जुलाई को दोपहर 14:42 पर यात्रियों से भरा एक कॉन्कॉर्ड विमान उड़ान की तैयारी कर रहा था पेरिस के एयरपोर्ट से, और उसको जाना था न्यूयॉर्क। कॉकपिट में बैठे पायलट्स को सब कुछ सही होने का संकेत मिल रहा था। इंजन एकदम परफेक्टली काम कर रहे थे, सारे इक्विपमेंट्स और पैरामीटर्स एकदम परफेक्ट थे। कॉकपिट पैनल पर सब लाइटें ग्रीन जल रही थी। कॉन्कॉर्ड धीरे धीरे रनवे की तरफ टैक्सी इन कर रहा था। फ्यूल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टेक ऑफ वेट सब सही था। इस कॉन्कॉर्ड की उड़ान के 4 मिनट पहले ही रनवे से एक बोइंग ने उड़ान भरी थी, जिसके दाएं इंजन की तरफ से एक मेटल स्ट्रिप जो कि लगभग 43 सेंटीमीटर या 17 इंच लंबी थी, गोल आकार में,
वो गिरकर रनवे पर पड़ी थी, जिसको किसी ग्राउंड स्टाफ ने नहीं देखा। टेक ऑफ की जगह पहुंचकर विमान के सारे पैरामीटर सही थे। कॉकपिट में एक भी अलार्म या एक भी वार्निंग नहीं थी। कॉन्कॉर्ड के बेहद शक्तिशाली रॉल्स रॉयस इंजन को पायलट द्वारा चालू किया जाता है। इंजन स्टार्ट होते ही आग उगलने लगते हैं। समय होता है लोकल। दोस्तों, ये 14:42 के बाद ये कुल मिलाकर 121 सेकंड की कहानी है, और इस 121 सेकंड की कहानी में सारा नजारा बदल जाता है, सारी तकदीर बदल जाती है। तेज गति से कॉन्कॉर्ड रनवे पर दौड़ने लगता है। 24 सेकंड के बाद फ्लाइट इंजीनियर फिर कंफर्म करते हैं कि सब ठीक है और कॉकपिट में ग्रीन लाइट जल रही है। 6 सेकंड के बाद कॉन्कॉर्ड नो रिटर्न की पोजीशन में होता है, यानी अब टेक ऑफ तो होना तय है। अब टेक ऑफ की प्रक्रिया में 35 सेकंड हो चुके हैं। अब 14:43 पर देखा गया कि एयरक्राफ्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ लहरा रहा है, और तब तक रनवे पर कॉन्कॉर्ड जो है वो 1700 मीटर चल चुका होता है। तब यह हुआ कि पिछले विमान के टेक ऑफ द्वारा छोड़ी गई वो मेटल स्ट्रिप जो 17 इंच या 43 सेंटीमीटर लंबी थी, कॉन्कॉर्ड के तेज गति से घूमते हुए पहियों के नीचे आ जाती है और पहिए को क्षतिग्रस्त कर देती है। और क्षतिग्रस्त होने के बाद, क्योंकि टायर तो रबराइज होता है, उसके टुकड़े निकलने लगते हैं। क्योंकि स्पीड बहुत तेज होती है तो लेफ्ट साइड का एक पहिया बर्स्ट हो चुका होता है, जिसकी आवाज कॉकपिट में सुनाई देती है। 1 सेकंड के बाद एयरक्राफ्ट की स्पीड 178 नॉट्स पर आवर हो चुकी होती है। दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि 178 नॉट्स की जो बात हो रही, तो एक नॉट जो है वो लगभग 1.8 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पीड उस समय कितनी तेज थी। और वैसे भी कॉन्कॉर्ड का जो टेक ऑफ स्पीड है वो बाकी विमानों के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। बाकी विमान जो बोइंग है और जो एयरबस है, इनकी जो टेक ऑफ स्पीड होती है वो लगभग 150 नॉट्स होती है। वहीं कॉन्कॉर्ड की, क्योंकि सुपरसोनिक है, तो इसकी स्पीड ज्यादा होती है टेक ऑफ की, और ये होती है लगभग 200 नॉट्स पर आवर। 1 सेकंड के बाद एयरक्राफ्ट की स्पीड 178 नॉट्स हो चुकी होती है। अब कॉन्कॉर्ड 1810 मीटर रनवे पर दौड़ चुका होता है। अब इस समय कॉकपिट में शोर के बदलाव की आवाज सुनाई देती है, यानी जो बाहर शोर होता है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है पायलट, और उसमें अगर कोई बदलाव होता है तो उसके लिए एक वार्निंग सिस्टम होता है, उसके लिए एक वार्निंग होती है। तो कॉकपिट को बाहर के शोर की आवाज में बदलाव सुनाई दिया। हुआ असल में यह था कि टेक ऑफ स्पीड के समय पहियों की गति 180 नॉट्स के आसपास थी, जिसने उस पहले से पड़ी हुई मेटल रिंग को पहिए ने बहुत तेज गति से पीछे की ओर ऊपर उछाल दिया, जो कि कॉन्कॉर्ड के नीचे लगे फ्यूल टैंक से टकरा गई। मैं वीडियो स्लो करके आपको दोबारा दिखाता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली हुआ क्या था। अब जबकि ये सब विमान के बाहर चल रहा था, अंदर के मेहमान इन सब से अनभिज्ञ थे। अंदर सब सामान्य था, किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में क्या होने वाला है। अब बाहर जो मेटल स्ट्रिप फ्यूल टैंक से टकराई थी, ये इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि फ्यूल टैंक की वॉल्व रप्चर हो गई और उसमें दरार आ गई, और फ्यूल बहुत तेज मात्रा में और तेज गति से बाहर आकर हवा में उड़ने लगा। उधर रॉल्स रॉयस स्पेक्मा ओलंपस के इंजन रीहीट की प्रक्रिया में थे। दोस्तों, रीहीट की प्रक्रिया क्या होती है कि जिस वक्त इंजन स्टार्ट होता है उसके थोड़ी देर बाद पायलट इसमें और ज्यादा फ्यूल इंजेक्ट करता है, तो और ज्यादा हीट जनरेट होती है। तो जो हवा का जो वेग है जिससे वो उड़ता है, उससे बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, और थ्रस्ट जो है वो काफी गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी आग ने फ्यूल टैंक से निकलते हुए फ्यूल को भी अपने आगोश में ले लिया, और विमान के नीचे आग का गोला बढ़ता चला गया। 2 सेकंड बाद एयरक्राफ्ट ने लेफ्ट साइड के इंजन नंबर 1 और 2 का कंट्रोल खो दिया। कॉकपिट में इंजन 1 और 2 की लाइट्स बंद हो गई। अब पायलट की चिंता बढ़ गई। एयरक्राफ्ट की स्पीड अब 187 नॉट्स पर आवर हो गई, लेकिन लेफ्ट साइड की तरफ फिर भी लहरा रहा था। अंदर सब सामान्य है, सब अपने गंतव्य की ओर जाने की सोच में लीन थे। टेक ऑफ अगर सही सलामत होता तो कुछ देर बाद प्लेन में ऐसा दृश्य होता, लेकिन काश आज ऊपर वाले ने और ही कुछ तय कर रखा था। दोस्तों, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि कॉन्कॉर्ड की इस उड़ान की कहानी अभी बाकी है। अब अपने पीछे आग का गोला लिए एयरक्राफ्ट पायलट के फुल कंट्रोल से बाहर होते हुए भी टेक ऑफ कर जमीन छोड़ चुका था और हवा में है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने यह सनसनीखेज नजारा देखा और पायलट से संपर्क कर उसे आगाह किया। जहाज हवा में है और स्पीड है लगभग 200 नॉट्स पर आवर, और इस स्पीड पर न वो ऊपर उठ सकता है और न ही अपनी हाइट मेंटेन कर सकता है। 14:43:55। अब ये साफ हो चुका था कि विमान में कोई कंट्रोल काम नहीं कर रहा है, यानी कुछ भी नहीं हो सकता था। विमान नीचे की ओर गिर रहा था और विमान का जो GPWS सिस्टम है वो वार्निंग दे रहा था। दोस्तों, यहाँ GPWS सिस्टम का मतलब होता है
ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम, मतलब ग्राउंड के बहुत पास अगर एयरक्राफ्ट आएगा तो उसको वार्निंग मिल जाएगी कि इतना पास आपको नहीं होना है, ऊपर उठिए। और वही GPWS सिस्टम जो है वो वार्निंग दे रहा था कॉकपिट में कि पुल अप पुल अप पुल अप की आवाजें आ रही थी उसमें से। बाहर विमान जल रहा था और अंदर विमान पर सवार यात्रियों के सपने और जिंदगी। अंततः 14:44 पर ठीक 121 सेकंड बाद एयरक्राफ्ट पास के ही एक होटल के ऊपर क्रैश हो जाता है। पूरे क्षेत्र का नजारा बदल जाता है। आसपास के लोग हक्का बक्का देख रहे हैं कि ये हुआ क्या। आग की लपटों में लिपटा हुआ एक एयरक्राफ्ट धराशायी हो चुका था और उसमें बैठे सारे लोग न जाने उनका क्या हुआ होगा। दोस्तों, विमान पर सवार सभी 100 यात्री, 6 क्रू मेंबर्स और 3 पायलट, कुल 109 लोग, इन सभी की मृत्यु हो जाती है। कोई भी जीवित नहीं बचता। जिस होटल पर कॉन्कॉर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश किया था उस होटल के 4 स्टाफ की मृत्यु हो जाती है और 6 स्टाफ गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कॉन्कॉर्ड के क्रैश की खबर सुनकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाती है कि कॉन्कॉर्ड के साथ ये कैसे हो गया। यह तो एक बेहद सुरक्षित एयरक्राफ्ट था जिसको ब्रिटिश और फ्रांसीसी इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया था, काफी रिसर्च के बाद, काफी सोच समझ के बाद, और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का विमान था। ये कैसे हो गया? और इस पर भी स्तब्धता थी, इस पर भी सबको शौक था। अभी तक की हिस्ट्री में, यानी 2000 से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और अब तो बहुत समय बीत चुका है, तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि कॉन्कॉर्ड के साथ कोई भी हादसा हुआ। अब दोस्तों, ये जो 25 जुलाई 2000 की जो घटना थी जिसमें कॉन्कॉर्ड का क्रैश हुआ, इससे पहले कॉन्कॉर्ड के 57 टायर फेलियर्स हो चुके थे। मतलब कॉन्कॉर्ड के साथ एक रेगुलर इशू था टायर्स का। उसका कारण सिर्फ ये था कि ये इतनी हाई स्पीड पे टेक ऑफ करता था कि टायर को उसकी गर्मी या उसकी एनर्जी को झेल पाना बहुत मुश्किल होता था। 25 जुलाई 2000 को जो हादसा हुआ था, ऐसा ही हादसा यूएस के ड्यूल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हुआ। वहां पर भी जो प्लेन क्रैश था वो होते होते बचा था और वहां भी यही था कि टायर बर्स्ट हुआ था और उसके टुकड़े जो है फ्यूल टैंक में जाके टकराए थे, मगर किसी तरह उस हादसे पर काबू पाया जा सका। कॉन्कॉर्ड सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के कुल 20 एयरक्राफ्ट बनाए गए थे, जिसमें कुल 14 जो एयरक्राफ्ट थे वो कमर्शियल यूज के लिए लाए जाते थे। बाकी उनके एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड ट्रायल के लिए यूज होते थे। और इस एक्सीडेंट के बाद जो ब्रिटिश ऑपरेटर्स थे जो कॉन्कॉर्ड को ऑपरेट करते थे, और जो एयर फ्रांस के ऑपरेटर्स थे जो कॉन्कॉर्ड को ऑपरेट करते थे, उन्होंने अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी। हालांकि बाद में वो फ्लाइट्स रिज्यूम हुई, लेकिन उसके बाद भी लोगों का भरोसा इन पर से उठ चुका था और बहुत सारे कारण थे कि इनको इसके ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। और कॉन्कॉर्ड की जो लास्ट कमर्शियल फ्लाइट थी वो 14 अक्टूबर 2003 को हुई। और ऐसा भी नहीं था कि कॉन्कॉर्ड जो है वो लंदन और पेरिस से न्यूयॉर्क जाता हो या इसी रूट पे चलता हो। कॉन्कॉर्ड को और भी रूट पे फ्लाई किया गया, जिसमें न्यूजीलैंड से सिडनी का एक रूट था और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो से वॉशिंगटन का एक रूट था। इसके अलावा 1-2 रूट्स और थे जहां पे कभी कभी ये चलाया गया। ऑपरेशन कॉस्ट और पैसेंजर्स के न आने के कारण इसकी जो लास्ट की फ्लाइट्स थी वो खाली न्यूयॉर्क से लंदन तक और न्यूयॉर्क से पेरिस तक ही सीमित रह गई थी। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इतना कौशल और योग्यता और इतनी तीव्र गति और सेफ्टी होने के बाद भी कॉन्कॉर्ड के प्रोडक्शन को क्यों रोका गया? तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब है कि सेफ्टी तो 25 जुलाई 2000 की घटना के बाद से उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। कॉन्कॉर्ड के सुपरसोनिक होने की वजह से जिस एयरपोर्ट से ये उड़ान भरता था उसके आसपास जो लोग रहते थे उनको इसकी सोनिक बूम की वजह से बड़ी समस्या होती थी। अब सोनिक बूम दोस्तों ये होता है कि सुपरसोनिक स्पीड पे जब जहाज उड़ता है तो एयर वेव्स बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ आपके कानों को टकराती हैं या वहाँ जो एयरपोर्ट पे जो लोग रहते हैं उनके कानों को टकराती हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी खलल पड़ता है। तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो सरकार ने इस चीज को कॉग्निजेंस में लिया और कॉन्कॉर्ड के फ्लाइट ऑपरेटर्स को कहा, जब तक आप जमीन पर हैं, एयरपोर्ट के आसपास हैं, तब तक आपकी स्पीड सुपरसोनिक नहीं होगी, और जैसे ही आप ओशन पे जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, वहां पर अपनी स्पीड आप सुपरसोनिक कर सकते हैं। एक तो ये समस्या थी कॉन्कॉर्ड को ऑपरेट करने की। दूसरी समस्या थी कि पैसेंजर्स के नंबर लो हो गए थे और मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत हाई थी। तीसरी समस्या ये थी कि उसी दौरान 9/11 के अटैक्स हुए थे, जिसमें सन 2001 में सितंबर 11 को एक हवाई जहाज अमेरिका के WTC यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जा टकराया था। तो उससे भी लोगों का भरोसा इन पर से उठ चुका था, एयरलाइन से उठ चुका था, तो लोग भयभीत हो चुके थे। इसके अलावा कॉन्कॉर्ड का जो स्वयं क्रैश हुआ था 25 जुलाई 2000 को पेरिस में, उससे भी लोगों का खौफ
इसके प्रति बढ़ गया और लोगों का भरोसा इस पर से उठ गया। दोस्तों, इसके फ्यूल कंजम्पशन के बारे में आपको जानकारी दूं तो आप बिल्कुल हैरत में पड़ जाएंगे। एक नॉर्मल बोइंग 747 1 सेकंड में 4 लीटर फ्यूल कंज्यूम करता है। वहीं ये जो कॉन्कॉर्ड है, ये 1 सेकंड में उसका 4 गुना यानी लगभग 16 लीटर फ्यूल कंज्यूम करता है। इन सब ज्वलंत समस्याओं के कारण सुपरसोनिक जेट कॉन्कॉर्ड को इसका प्रोडक्शन जो है वो रोकना पड़ा। तो क्या दोस्तों अब सुपरसोनिक जेट की कभी वापसी नहीं होगी? आपके मन में एक ख्याल होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंपनीज सुपरसोनिक जेट बनाने की रिसर्च में और उन कमियों को दूर करने में लगी हैं जो सुपरसोनिक जेट कॉन्कॉर्ड में हुआ करती थी। इनकी रिसर्च और स्टडी के कारण जल्द ही हमको कोई सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता दिखाई देगा, वो भी यात्रियों के साथ। 2016 में ब्रैंसन ने अनाउंस किया कि वो अमेरिकन स्टार्टअप बूम के साथ मिलकर कॉन्कॉर्ड 2 बनाएगा, जिसका कि नाम होगा XB-1 सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, जो कि फास्टेस्ट एवर एयरक्राफ्ट होगा जो पैसेंजर को ले जा सकेगा। अमेरिकन एयरक्राफ्ट जायंट लॉकहीड मार्टिन, जो कि बहुत बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, वो नासा के साथ मिलकर क्वेस्ट नाम से एक सुपरसोनिक जेट बनाएगी और उसकी तैयारी चल रही है। दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको काफी रोचक लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको जरा भी रोचक लगा हो तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आपसे वादा करता हूं कि ऐसे ही रोचक और मनोरंजक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। नमस्कार।